Hello everyone, welcome back friends. I hope you are doing well. Today we will learn anticholinergics. फ्रेंड्स आज हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ेंगे। तो आज एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। हमारा आज लर्निंग कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। इसके बारे में पहले जानेंगे एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और लास्ट में क्लिनिकल यूज जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या है। फ्रेंड्स इसके नाम से क्या लग रहा है, एंटीकोलिनर्जिक्स नाम से क्या लग रहा है, एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, दो भाग में बांट दिए हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स, जैसा कि नाम में ही है। कोलिनर्जिक्स मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कोलिनर्जिक्स क्या होता है, कोलिनर्जिक मिमेटिक क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है। जो जिस ड्रग का इफेक्ट जो है स्टाइल कोलिन के जो इंडोजिनस मोलिक्यूल है उसके इफेक्ट के जैसा हो, उसी को कोलिनोमिमेटिक्स या फिर कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। अब बात यहाँ है जो एंटीकोलिनर्जिक, अब इसका इससे समझिए जो कोलिनर्जिक्स के ऑपोजिट इफेक्ट। ठीक है, एंटी मतलब ऑपोजिट, कोलिनर्जिक इफेक्ट ऑपोजिट टू कोलिनर्जिक इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑपोजिट टू कोलिनर्जिक्स। कोलिनर्जिक्स के इफेक्ट के ऑपोजिट जो इफेक्ट आएगा, किसमें आएगा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे उसको। ठीक है, तो कोलिनर्जिक का इफेक्ट क्या होगा, कोलिनोमिमेटिक्स का क्या होगा, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले ये लेक्चर आप जरूर इसको देख लेंगे, जो हमें इसको पढ़ने में इजी होगा, आसानी होगी समझने में, इस टॉपिक को समझने में जो आसानी होगा अगर आप कोलिनर्जिक्स के बारे में जान रहे होंगे तो। ठीक है, तो इसके इफेक्ट को हम जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक का इफेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स का इफेक्ट सही में ऑपोजिट इफेक्ट होता है या किसी और किस कारण से इसका इफेक्ट ऑपोजिट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न हम लोग आगे के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसको इस इफेक्ट को और इसका इफेक्ट कैसे आता है, मैकेनिज्म एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पढ़ने से पहले इसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म एक्शन जानेंगे। चलिए ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसा कि फार्माकोलॉजी का पार्ट है, क्लासिफाई करना ड्रग को, उसके क्लास को, उसको क्लासिफिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसको ड्रग का जो है हम लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में दो ही चीज़ें, या तो मैकेनिज्म एक्शन जो है उसके बेस्ड ऑन एक्शन पर डिवाइड कर दीजिए, या उसके रिसेप्टर पे, उसके रिसेप्टर को डिवाइड कर दिए, जिस रिसेप्टर को वो इफेक्ट कर रहा है, जिस रिसेप्टर से वो बाइंड करके इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ हम लोग भी वैसा ही करेंगे। दो रिसेप्टर है, इसका मेन दो रिसेप्टर है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और जान रहे होंगे, और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा भी। क्या है, किस रिसेप्टर पर ये बाइंड करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करे, किस रिसेप्टर को बाइंड करेगा, ये सबसे पहले तो यही जानेंगे, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा। अब हम लोग फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ही बारे में पढ़ेंगे। वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। क्या होगा, मस्करेनिक होगा, मस्करेनिक रिसेप्टर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर, मस्करेनिक रिसेप्टर होगा, वेरी गुड। और दूसरा क्या होगा, निकोटिनिक होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर होगा। ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर में इसका सब टाइप है, कितना तक होता है, M1 से लेकर के M5 तक होता है। M1 एक बार रिवाइज कर लेते हैं, M1 कहाँ होगा, पैराइटल सेल में, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग उतना आगे पढ़ेंगे भी नहीं।
M2 और M3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग, इसी का इफेक्ट, मस्करेनिक इफेक्ट जब भी आएगा तो इसी का M2 और M3 का ही इफेक्ट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। और M4 और M5 कहाँ होता है, इसका CNS में होता है। CNS में इसका इफेक्ट, जो एंटी मस्करेनिक ड्रग जो है CNS में इफेक्ट करता है, और जो CNS में यूज है वो मेनली M4 और M5 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो, और CNS की बात, CNS का तो सारे मस्करेनिक M1 से M5 सभी टाइप के मस्करेनिक रिसेप्टर जो है वो आपको CNS में होते हैं, स्पेसिफाई वहाँ नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम लोग अब जब डिस्कशन करेंगे पेरिफेरली ऑर्गन पे तो M2 और M3, M2 स्पेसिफाई कर दीजिए किसके लिए, हार्ट के लिए, वेरी गुड, हार्ट के लिए M2, और बाकी जब भी जहाँ भी है वो M3 ही होगा, M3 ही होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग मस्करेनिक रिसेप्टर को, मस्करेनिक ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मस्करेनिक अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर बेस्ड ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर। इसको फिर क्लासिफाई करिए इसमें नेचुरल कंपाउंड में, नेचुरल, दूसरा नेचुरल होगा तो सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, सिंथेटिक। इसको इस तरीका से याद रखें, नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड हो गया, और जो मिड में हो गया वो सेमी सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक हो। नेचुरल में क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड, नेचुरल में, माय डियर फ्रेंड, नेचुरल में एट्रोपिन, नेचुरल, नेचुरल है तो ये मतलब है कि नेचुरली किसी प्लांट से या किसी एनिमल से या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो ये एट्रोपिन किससे ऑब्टेंड हो रहा है, नेचुरली, नेचुरल कंपाउंड है तो किसी नेचर की चीज से ही ऑब्टेंड होगा, या एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज, किससे होता है, एट्रोपा बेलाडोना, वेरी गुड, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से ही ऑब्टेंड होगा। और एक और प्लांट, एक और ड्रग का नाम याद रखिएगा, इसमें क्या है, हायोसिन, हायोसिन, ये किससे होता है, हायोसैमस नाइगर, हायोसैमस नाइगर से। ठीक है, हायोसैमस नाइगर से होता है। दो नेचुरल हो गया। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में एक याद रखेंगे हम लोग, क्या है, सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, ये नेचुरली ऑब्टेन्ड कंपाउंड से ही उससे ड्राइव किया जाता है, मतलब पार्शियल नेचुरल है, पार्शियल सिंथेटिक है, दोनों को मिलाकर के जो नेचुरल कंपाउंड है उसी से उसको और मॉडिफाई करके, उसको मॉडिफिकेशन करके जो है कंपाउंड, नया कंपाउंड डेवलप किया जाता है, जिसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, जो कि नेचुरल कंपाउंड से ही ऑब्टेन्ड होता है, उसी से ड्राइव किया होता है। जिस यहाँ पर क्या है, होम एट्रोपिन, होमाट्रोपिन बोलिए, याद रखने के लिए, होम एट्रोपिन, एट्रोपिन से निकला हुआ कंपाउंड है, एट्रोपिन नेचुरल कंपाउंड है, इसी से ड्राइव किया गया, इसको बोलते हैं क्या, होम एट्रोपिन या होमाट्रोपिन, जब मिला दीजिएगा तो होमाट्रोपिन हो जाएगा। अब आ जाते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक कंपाउंड में इसको हम लोग यूज के हिसाब से और इफेक्टिव ऑर्गन में जहाँ इसका रिसेप्टर होता है, नेचुरली ये जो M3 रिसेप्टर ही होगा, M2 रिसेप्टर तो सिर्फ हार्ट पर होता है, हार्ट के लिए हम लोग याद रखते हैं। और ये सिंथेटिक जितना भी है सब मैक्सिमम ये पेरिफेरल ऑर्गन में, कहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग वो M3 ही आएगा, ये समझिए जो M3 ही की आएगा। कहाँ होगा, शुरू करते हैं आई से, आई के, आई में M3 रिसेप्टर है, ये सिंथेटिक कंपाउंड आई के लिए जो इफेक्ट करता है, आई के जो स्पेसिफिक है क्या है, वेरी गुड, ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड नाम भी सुने होंगे आप लोगों ने, ट्रोपिकामाइड। दूसरा, नीचे आ जाइए, ब्रोंकस पे, ब्रोंकस पे आप लोग बहुत जानते हैं, ब्रोंकस पर क्या होता है, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, इपराट्रोपियम
इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम किस में यूज करते हैं? ब्रोंकियल आजमा में। टियोट्रोपियम 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 ब्रोमाइड। ठीक है, फिर आ जाइए कहाँ पे? एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे, जीआईटी में। जीआईटी में क्या होगा फ्रेंड? जीआईटी में डाइसाइक्लोमीन और हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन यूज करते हैं एंटी स्पाज्मोडिक, है ना, एंटीकोलिनर्जिक। अब ये स्पाज्म जीआईटी के लिए स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसको एंटी स्पाज्मोडिक भी बोलते हैं। और क्या होगा? ब्लडर पे क्या होगा? ब्लडर में जो है M3 रिसेप्टर है, वहां भी M3 रिसेप्टर है ब्लडर में। ये सारा का सारा जो भी हम लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं सब M3 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगा, उसी का एंटागोनिस्ट इफेक्ट आएगा। M3 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर रहा है सारा। क्या होगा? डेरिफेनासिन सोलिफेनासिन और है, और आप लोग देख लीजिएगा, एक दो ये हम याद है, डेरिफेनासिन सोलिफेनासिन। ठीक है, और CNS में एक इफेक्ट और यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग, CNS में इसमें CNS में क्या है? बेंजट्रोपिन और ट्राइहेक्सीफेनिडिल ट्राइहेक्सीफेनिडिल। ये कहाँ हो गया? किस में यूज करते हैं? क्या है? एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कहाँ? CNS में। बैलेंस डोपामीन, जब हम लोग पार्किंसंस डिजीज पढ़ेंगे तो डोपामीन और स्टाइलकोलिन का बैलेंस हो जाता है, बैलेंस रहता है। जो नॉर्मल ब्रेन में डोपामीन का क्या होता है, लेवल घटता है तो स्टाइलकोलिन का इफेक्ट बढ़ जाता है। वहाँ पर जो है स्टाइलकोलिन के इफेक्ट को घटाने के लिए एंटीकोलिनर्जिक का यूज करते हैं। क्या है? बेंजट्रोपिन और ट्राइहेक्सीफेनिडिल। कहाँ पर यूज हो रहा है? पार्किंसंस डिजीज में यूज होगा। ये कहाँ होगा? पार्किंसंस डिजीज में यूज होगा। ये सिंथेटिक कंपाउंड हो गया। सिंथेटिक कंपाउंड एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंथेटिक कंपाउंड में CNS से ही स्टार्ट करते हैं। CNS में बेंजट्रोपिन हो गया और ट्राइहेक्सीफेनिडिल हो गया। आई में ट्रोपिकामाइड हो गया। एक एक कंपाउंड हम लोग याद करेंगे, ठीक है, एक एक कंपाउंड याद रखेंगे। फिर और अगर आप ज़्यादा याद रख सकते हैं तो ज़्यादा देख लीजिए, बुक से पढ़ लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा। चलिए, ब्रोंकस में इप्राट्रोपियम टियोट्रोपियम, ठीक है, ब्रोंकियल आजमा में यूज़ करते हैं ये। GIT में डाइसाइक्लोमीन हो गया, एंटी स्पाज्मोडिक डरग है जो कोलिकी एब्डोमेन के लिए यूज़ करते हैं लोग। और ब्लडर में क्या है? डेरिफेनासिन सोलिफेनासिन। ये किस चीज़ में? ओवर एक्टिव ब्लडर ब्लडर को रिलैक्स करेगा। तो जो ओवर एक्टिव ब्लडर है, यूरिनरी अर्जेंस बोलते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, पेशाब बार बार हो रहा होता है तो उसको ब्लडर को रिलैक्स कर देगा। यूरिन का फ्लो, यूरिन जो है उसका रिटेन करेगा, बार बार यूरिन पास नहीं करेगा। और आई में जो है ये ट्रोपिकामाइड है, इसको क्या है? रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा में भी पूछा जाता है। बच्चों में क्या यूज़ करते हैं? एट्रोपिन यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, और बड़ों में ट्रोपिकामाइड यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? जो एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आता है, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, इसका आगे हम लोग देखेंगे जो क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। तो ये हम लोगों ने किसका देखा? मस्करेनिक का क्लासिफिकेशन ये जान लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए निकोटिनिक को जानते हैं। निकोटिनिक का पढ़ते हैं, निकोटिनिक के बारे में पढ़ते हैं, उसका कुछ ड्रग उसका भी जान लेंगे। बेसिकली जो हम लोग जो क्लास पढ़ते हैं, इस क्लास में एंटीकोलिनर्जिक को तो एंटी मस्करेनिक ही पढ़ते हैं। ये निकोटिनिक क्यों नहीं? निकोटिनिक अभी हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। निकोटिनिक में फ्रेंड क्या होता है? कितने तरह का रिसेप्टर?
दो तरह का, निकोटिनिक एन और निकोटिनिक एम। ये कहाँ होता है? ये सीएनएस में होगा, गैंग्लिया में होगा। चलिए गैंग्लिया में होगा, गैंग्लिया में होगा, गैंग्लिया में होगा, ठीक है। गैंग्लियन का प्लुरल गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया में होगा। इसको क्या होगा, ये कौन सा ड्रग होगा? गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग। इसको नाम दूसरा, इसका नाम क्या बोल सकते हैं? गैंग्लियन, गैंग्लियन ब्लॉकर, ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर। इसमें ड्रग क्या होगा? क्या होगा? हेक्सामिथोनियम ट्राइमेटाफेन, हेक्सा मिथोनियम और ट्राइमेटाफेन, मेटाफेन, ट्राइमेटाफेन। जनरली ये क्लिनिकली यूज नहीं है, बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम लोग बहुत कम पढ़ते भी हैं। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एग्जामिनेशन पर्पस पॉइंट से इसको पढ़ना होता है। जो गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग का नाम, जो निकोटिनिक रिसेप्टर पर गैंग्लिया होता है, उसमें गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग कौन सा है? हेक्सामिथोनियम और ट्राइमेटाफेन। ये पढ़ते हैं एकेडमिक पर्पज से, ठीक है। क्लिनिकली ज़्यादा यूज नहीं होता, क्लिनिकली यूज है ही नहीं इसका, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज से ही पढ़ते हैं। चलिए निकोटिनिक एम टाइप, एम कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम लोग जानना पड़ना होगा। ये निकोटिन कहाँ होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से ही याद रखिएगा, एन एम, न्यूरोमस्कुलर। एन एम टाइप कहाँ होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। तो ये क्या होगा? ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, स्केलेटल मसल्स को। इससे क्या होता है? स्केलेटल मसल्स का ये जो है निकोटिनिक रिसेप्टर को ये करेगा तो क्या होगा? स्केलेटल मसल्स का एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट क्या आएगा? कंट्रैक्शन कराता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निकोटिनिक को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है इसका जो ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? रिलैक्स कर देगा, स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। स्केलेटल, इसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं ब्लॉकिंग से। जब ब्लॉक होगा तो क्या होगा? स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। वेरी गुड, क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। तो इसको हमारे क्लिनिकली हम लोग कहाँ यूज करेंगे? इसका जब स्केलेटल मसल को रिलैक्स कहाँ करना चाहते हैं क्लिनिकली, कहाँ पे, क्यों करना चाहेंगे, कब करना चाहेंगे? वेरी गुड, ऑपरेशन में, सर्जरी में। सर्जरी में आपको रिलैक्स करना होगा सर, तो उसी को रिलैक्स करने के लिए इसका क्लिनिकल यूज है। इसको इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मसल्स रिलैक्सेंट। वेरी गुड, मसल्स रिलैक्सेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स बोलते हैं। इसमें ड्रग क्या हो जाएगा? क्यूरोनियम के नाम से याद, क्या है? क्यूरोनियम, पेन क्यूरोनियम, क्यूरोनियम, पेन क्यूरोनियम, वह क्यूरोनियम है, वह क्यूरोनियम। याद रखिए, क्यों इसको ऐसे कर दिए कि याद रहेगा, पेन क्यूरोनियम, वह क्यूरोनियम, रो क्यूरोनियम, फिर हो जाएगा अटरा। यहाँ क्यूरोनियम नहीं है, क्यूरियम है, अटरा क्यूरियम, ये अलग हो गया, क्यूरियम है, अटरा क्यूरियम। तीन याद रखिए, कम से कम दो याद रख, क्यूरोनियम वाला याद, पेन क्यूरोनियम, वेक क्यूरोनियम, रो क्यूरोनियम, ठीक है। अटरा क्यूरियम, सिसटरा क्यूरियम। और है ये क्या हो गया? मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं इसको। मसल रिलैक्सेंट कहाँ पर होगा? जब सर्जरी करना होता है तो उसको एनेस्थेसिस्ट जो है उसको मसल को रिलैक्स करते हैं, उस पार्ट को उसको रिलैक्सेंट दे करके, और जिससे सर्जरी इजीली परफॉर्म होता है। इसको मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको अलग से हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में मसल रिलैक्सेंट पढ़ेंगे, जो कि ये निकोटिनिक एम टाइप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो एन एम टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर है, इसका सारा इफेक्ट और सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो हम लोग अलग से एक क्लास मसल रिलैक्सेंट में पढ़ेंगे। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर नहीं जानते, नहीं पढ़ना, नहीं इसको डिस्कशन करते हैं इसमें एंटीकोलिनर्जिक में। इसको अलग से एक सेपरेट क्लास में मसल रिलैक्सेंट के अंडर आपका बुक में भी है, मसल रिलैक्सेंट एक अलग से चैप्टर है जिसमें ये डिस्कशन होता है। इसी वजह से जो है इसको अलग से इस एंटीकोलिनर्जिक में इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक में क्या पढ़ते हैं? एंटीकोलिनर्जिक में मेनली एंटी मस्करेनिक ड्रग पढ़ते हैं, और
एंटी मस्करेनिक, जो कि एट्रोपिन एक प्रोटोटाइप ड्रग है, वो अलग से एक क्लास में एट्रोपिन के बारे में सारा एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एट्रोपिन क्या हो गया, एंटी मस्करेनिक ड्रग, इसलिए एट्रोपिन को एंटी मस्करेनिक ड्रग बोला जाता है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन हम लोग ने पढ़ लिया फ्रेंड। उम्मीद है कि कुछ कंसेप्ट आप लोगों को मिला होगा, क्लियर हुआ होगा, और कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, कुछ कंसेप्ट बना होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से याद रखेंगे। तो हम लोगों ने क्लासिफिक, अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं जो मेन फार्माकोलॉजी का हार्ट क्या है, किसी फार्माकोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्शन जानेंगे तो इफेक्ट भी अपने आप आ जाता है, इफेक्ट से फिर क्लिनिकल यूजेज आ जाएगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, जैसे ही थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा तो आप क्लिनिकल यूज आसानी से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पढ़िए, देखते हैं क्या है एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर ये करता है। अब ये है, अब ये एक हम लोग ये जानते हैं, चलिए एक देख क्या है कोलिन इफेक्ट कैसे आता है। एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। चलिए एक रिसेप्टर ले लेते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर M3 रिसेप्टर, ठीक है। M3 रिसेप्टर है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस पर होगा, M3 रिसेप्टर आता है ब्रोंकस पे। क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा डियर फ्रेंड, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर से बाइंड करके M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, कहाँ पे, ब्रोंकस में। क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एसिटाइल कोलिन, वेरी गुड, ब्रोंको डायलेशन। क्या पड़ेगा, क्या करेगा, सॉरी क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ठीक है। क्योंकि एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक का ये न्यूरोट्रांसमीटर है, पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। पैरासिम्पैथेटिक में कंडीशन में रेस्ट में रहते हैं तो हमारा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, तो क्या होता है, सब नॉर्मल पे ब्रोंकस होता है, जो कि एक कंस्ट्रिक्शन लोअर लिमिट पर होता है। तो क्या कराएगा, एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर पे ब्रोंकस में क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। ये कोलिनर्जिक इफेक्ट हो गया, एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट आया M3 रिसेप्टर ब्रोंकस पर, क्या होगा, ये कोलिनर्जिक इफेक्ट होगा। अब देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक, एट्रोपिन है, एट्रोपिन इसी रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, वो M3 रिसेप्टर पर ही बाइंड करेगा। ब्रोंकस में बाइंड किया M3 रिसेप्टर पर, कौन, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है, एंटी मस्करेनिक है, एंटीकोलिनर्जिक है। ब्रोंकस पे M3 रिसेप्टर पर बाइंड तो वो भी करेगा, बाइंड भी करेगा क्योंकि दोनों का एफिनिटी है, जिसका एफिनिटी होगा रिसेप्टर से बाइंड करेगा। एक्शन होना, इफेक्ट आना या नहीं आना, यह किस पर डिपेंड करता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वेरी गुड, इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे। तो एगोनिस्ट का इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है तो उससे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और एंटागोनिस्ट का क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना होता है, 0 होता है, उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो अब सवाल यहाँ ये है कि एट्रोपिन जो बाइंड किया M3 रिसेप्टर से ब्रोंकस में तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, ब्रोंको डायलेशन आएगा, वेरी गुड, ब्रोंको डायलेशन तो आएगा। क्या ये एट्रोपिन की वजह से हुआ, क्या एट्रोपिन की वजह से ये इफेक्ट आया, ये इफेक्ट क्या एट्रोपिन की वजह से आया, नहीं, एट्रोपिन की वजह से नहीं आया। क्यों, क्योंकि एट्रोपिन एक एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट का इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होता है, जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कशन किया। जब इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका एंटागोनिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर ये ब्रोंको डायलेशन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन अब समझना होगा, इस चीज़ को जानना होगा कि ब्रोंको डायलेशन फिर एट्रोपिन ने कैसे किया, कैसे किया, एट्रोपिन ने ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस किया। तो इसको जानने के लिए हम लोग 3 स्टेप समझते हैं।
क्या 3 स्टेप समझेंगे? इसको जानने के लिए सबसे पहला है जो हमारा जो बॉडी का जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, जहाँ ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई है ना, उसमें वो डुअल सप्लाई होता है। क्या होता है? डुअल सप्लाई होता है। डुअल सप्लाई होता है। डुअल सप्लाई में क्या क्या हो सकता है? डुअल सप्लाई मतलब 2 सप्लाई होता है। हमारा ऑटोनोमिक सप्लाई जो है डुअल सप्लाई है। क्या क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। एसएनएस पीएसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डुअल सप्लाई है। ठीक है, 2 सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई। दूसरा क्या है? दोनों का इफेक्ट जो है ऑपोजिट है, बैलेंस है। दोनों का ऑपोजिट क्या है? इफेक्ट जो है, इफेक्ट्स ऑफ बोथ सिस्टम जो है आर ऑपोजिट टू बैलेंस करने के, बैलेंस द सिस्टम। हमारे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए दोनों का इफेक्ट जो है अपोजिट है। तीसरा क्या होगा? अब है इफ वन सिस्टम इज ब्लॉक्ड, कोई एक सिस्टम ब्लॉक होगा। इफ वन सिस्टम इज ब्लॉक्ड, ठीक है, एक अगर कोई एक सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है, देन अदर सिस्टम जो होगा, अदर सिस्टम इफेक्ट जो है क्या हो जाता है? आर अनअपोज्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से देखते हैं, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो जहाँ ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई है वो डुअल सप्लाई होता है। क्या होता है? डुअल सप्लाई होता है। कौन कौन सा? एसएनएस और पीएसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट ये है, ये दोनों जो है, दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों का इफेक्ट जो है ऑपोजिट है। इफेक्ट क्या है? ऑपोजिट है। क्यों? बैलेंस करने के लिए, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब तीसरा है स्टेटमेंट, जो अगर एक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक कर देते हैं एक सिस्टम को, दूसरा सिस्टम जो है उसका इफेक्ट जो है अनअपोज्ड हो जाता है। अनअपोज्ड हो जाता है, जिसके वजह से जो है एंटागोनिस्ट का जो है इफेक्ट आता है। एंटागोनिस्ट का इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि बैलेंस सिस्टम के एक सिस्टम को ब्लॉक करने से ये सिस्टम ब्लॉक हो चुका कोलिनर्जिक, तो दूसरा कौन सा सिस्टम है? यहाँ पर कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है ट्रोपिन को दे करके। दूसरा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके इफेक्ट प्री डोमिनेट कर जाएगा। अनअपोज्ड हो गया मतलब, इफेक्ट अनअपोज्ड हो गया मतलब अदर सिस्टम क्या कर जाएगा? वो प्री डोमिनेट हो जाएगा। डोमिनेट दोनों बैलेंस है तराजू में, एक को निकालिएगा दूसरा ऊपर चला गया। प्री डोमिनेट कर जाएगा, जिसके वजह से ये इफेक्ट आएगा। ये इफेक्ट किसके वजह से आ रहा है? ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, ये प्रोटीन दे करके ब्लॉक कर दिए, तो इसका जो ब्रोंकस पर दूसरा रिसेप्टर है क्या? बीटा 2 रिसेप्टर। और बीटा 2 रिसेप्टर क्या होता है? सिंपैथेटिक होता है। वो इसका जो है इफेक्ट क्या हो जाएगा? अनअपोज्ड हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये इफेक्ट ब्रोंको डायलेशन आएगा। उम्मीद ये हर सिस्टम पर इसी तरीका से, जहाँ जहाँ ऑटोनोमिक डुअल सप्लाई है, सब पे ऐसा ही होता है, जो कि एंटागोनिस्ट का इफेक्ट जो आता है उसी तरीका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब सिंपैथेटिक को हम लोग ब्लॉक करते हैं तो वो अनअपोजिट क्या हो जाएगा? वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट आएगा। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दिए तो ये इफेक्ट जो आया ड्यू टू सिंपैथेटिक अनअपोज्ड एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उम्मीद है कि ये कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्यों आता है एंटागोनिस्ट का इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट जब समझ लिए, मैकेनिज्म समझ लिए, तो अब समझना, आगे के समझने में कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और क्लिनिकल यूजेज साथ साथ पढ़ते हुए एक ही साथ निकल जाएंगे। तो हम लोग लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और क्लिनिकल यूजेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले बार भी पढ़ा था, पिछले क्लास में भी जाना था
क्योंकि इसको इफेक्टर ऑर्गन के हिसाब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक निमोनिक्स हबीब से। आज भी उसी हबीब निमोनिक्स में, कोलिनर्जिक में भी, कोलिनोमिमेटिक्स में भी उसका इफेक्ट पढ़ा था। आज भी उसी को इफेक्ट को, क्योंकि आज अपोज कर देना है, अपोजिट इफेक्ट ले आना है उसी इफेक्टर ऑर्गन पे, तो ईजी है, उसी को पढ़ेंगे और उसको अपोजिट इफेक्ट लाएंगे जो कोलिनोमिमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या है हबीब। चलिए ठीक है, देखते हैं हबीब निमोनिक्स से चलते हैं। क्या हो गया भाई, दूसरा देखते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या है, इफेक्टर ऑर्गन है। इफेक्टर ऑर्गन है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जाना था। ऐसे क्या है, हार्ट है, हार्ट पे रिसेप्टर क्या है, M2 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर है। अब ये क्या होगा, एंटीकोलिनर्जिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कोलिनर्जिक क्या कराता है, घटाता था। अब ये क्या कराएगा, अपोजिट होगा, तो इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका क्लिनिकल यूज क्या होगा, अब ये क्या हो गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। क्लिनिकल यूज में क्या होगा, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया तो कराना ही, बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ता है तो टेकिकार्डिया बोलते हैं, और ब्रेडिकार्डिया क्या होगा, हार्ट रेट जब घट जाता है। तो किस में यूज होगा, हार्ट रेट बढ़ाना है हमें, तो ब्रेडिकार्डिया में, साइनस ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में इसका यूज हो गया। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जीआईटी में। जीआईटी में क्या होता है, जीआईटी में क्या जरूरत है, जीआईटी में क्या कराना है, स्मूथ मसल्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट। क्या होगा, स्मूथ मसल्स पे क्या है, M3 रिसेप्टर है। ये क्या कराता था कोलिनर्जिक, उसको उसी से याद रखेंगे, पहला एक याद रखेंगे, फिर उसके अपोजिट करेंगे। कोलिनोमिमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है, कोलिनर्जिक इफेक्ट तो जानना ही है, वो जानने के बाद हमें ये इजी हो जाएगा। क्या कराता था, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता था, गैस्ट्रिक मोटालिटी को, स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्शन कराता था, जिससे जीआई की मोटालिटी को बढ़ाता था। अब यहाँ ये क्या कराएगा, डिक्रीज करा देगा मोटालिटी को, मोटालिटी, जीआई की मोटिलिटी को डिक्रीज कराएगा, सेक्रेशन को डिक्रीज कराएगा। किसमें देते हैं, स्पाज्मोडिक, जब स्पाज्म पेन होता है, ज़्यादा मोटिलिटी होगा, ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस होता है तो क्या होगा, पेन करता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कुल्की एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसको मोटिलिटी को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पेन एब्डोमेन में ये यूज हो जाएगा, कुल्की एब्डोमिनल पेन, पेन में आप दीजिएगा, है कि नहीं, डाइसाइक्लोमिन, है कि नहीं, डाइसाइक्लोमिन देते हैं, एब्डोमिनल पेन, डाइसाइक्लोमिन देते हैं, जिसको एंटी स्पाज्मोडिक होता है, स्पाज्म को कम करेगा। स्पाज्म को कम करने का मतलब क्या, पेरिस्टाल्सिस कम हो रहा है, मोटिलिटी कम हो रहा है इसका, कुल्की पेन, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट का हो गया। ब्रोंकस पे आ जाइए, ब्रोंकस पे, ब्रोंकस में क्या होगा, ब्रोंकस में स्मूथ मसल से, यहाँ पर भी है M3 रिसेप्टर। यहाँ कोलिनर्जिक क्या कराता था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये क्या कराएगा, अब डायलेशन कराएगा, ब्रोंको डायलेशन कराएगा, एंटी हो गया, ब्रोंको डायलेशन हो गया। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन हो गया, कहाँ पर यूज करिएगा इसको, वेरी गुड, ब्रोंकियल आजमा में, ब्रोंकियल आजमा में यूज करिएगा, है कि नहीं, ब्रोंकियल आजमा में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, क्या था, एप्राट्रोपियम टियोट्रोपियम, इनहेलेशन रूट से भी देते हैं ना, उसको देते हैं, इनहेलेशन रूट से देते हैं, ब्रोंकियल आजमा में क्या होगा, क्या क्या करा दिया, ब्रोंको डायलेशन, क्या यूज कहाँ हो गया, क्लिनिकल यूज हो गया, ब्रोंकियल आजमा में। फिर आते हैं, देखिए आई, आई में क्या होगा, आई में दो होता है, आई में आइरिस हो गया, आइरिस पे क्या होगा, आइरिस पे सर्कुलर मसल्स पे, सर्कुलर मसल्स पे
सर्कुलर मसल्स होगा और एक होता है सिलियरी मसल्स। आइरिस का दो हो गया, दो सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स, और दूसरा आई में सिलियरी मसल्स। आइरिस का दो पार्ट क्या होगा, सर्कुलर मसल्स होगा, रेडियल मसल्स होगा। रेडियल मसल्स हम लोग रेनर्जिक में पढ़ेंगे, यहाँ सर्कुलर मसल्स। और दूसरा दूसरा क्या है, सिलियरी मसल्स। ये आइरिस का पार्ट नहीं है, अलग है सिलियरी मसल्स। ये क्या होगा सर्कुलर मसल्स में M3, ये क्या कराता है, कंट्रैक्शन होगा तो क्या कराता है, एकोमोडेशन, नियर एकोमोडेशन हो जाता है। नियर एकोमोडेशन होगा सर, इसी से एकोमोडेशन नियर रीजन हम लोग का क्या कराएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरालिसिस कर देगा सर्कुलर मसल्स को, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा इसका सर्कुलर, सॉरी यहाँ ये होगा, ये इसका मसल्स का पैरालिसिस होगा। एकोमोडेशन सिलियरी मसल से होता है, M3 रिसेप्टर, इसको इसका जो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस का मतलब क्या हो गया, मतलब इसका काम करना, कंट्रैक्शन नहीं होना, मतलब पैरालिसिस होना, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्लेजिया। इससे क्या होगा, साइक्लोप्लेजिया, नियर विजन जो है, एकोमोडेशन लॉस हो जाएगा। और ये M3 रिसेप्टर जो है सर्कुलर मसल्स का, ये क्या कराता है, पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराता था, पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराता था। अब क्या होगा, जब ये कंस्ट्रिक्शन, इसका कंट्रैक्शन नहीं होगा, ब्लॉक कर दिए हैं आपने इसको, तो क्या होगा, एंटी दे करके ब्लॉक कर दिए, तो क्या कर देगा, अब ये एंटी का इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका कोलिनर्जिक कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट क्या हो रहा था, सिकुड़न होता था, मियोसिस होता था। अब जब ब्लॉक कर दिए तो क्या होगा, डायलाइसिस होगा, क्या हो जाएगा, डायलेटेशन हो जाएगा, डायलेटेशन होगा, मिड्रियासिस हो जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा, पुपिलरी डायलेटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मिड्रियासिस होता है, मतलब हो गया पुपिलरी डायलेटेशन हो गया। इसका कहाँ यूज आप लोग करें, हम लोग करेंगे फंडस एग्जामिनेशन में। फंडस एग्जामिनेशन, जब आई का एग्जामिनेशन होता है फंडस का, उसमें होता है फिर, या और रिफ्रैक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में होता है। क्या कौन सा है, जैसे एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड। एट्रोपिन यूज करते हैं किसमें, बच्चा में। क्यों क्यों बच्चा में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बच्चे में एकोमोडेशन जो है, ये सिलियरी मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होता है, एकोमोडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, इसको पैरालिसिस करना जरूरी होता है, किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन के लिए ये बच्चे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एट्रोपिन एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है जो कि सिलियरी मसल्स को पैरालाइज करता है, जिसको साइक्लोप्लेजिक, स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट है। हाँ, स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट किसका है, एट्रोपिन का है, एट्रोपिन का। एट्रोपिन का इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लेजिक है, बच्चे में इसको ज़्यादा जरूरत, बच्चे में साइक्लोप्लेजिया की ज़्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से जो है एट्रोपिन यूज करते हैं। दूसरा दूसरा है, ये बच्चे में जो है एकोमोडेशन उतना प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि बड़ों को इसका इफेक्ट जो एट्रोपिन का जो होता है वो कितना होता है, डेज में होता है, 7 से 10 दिन तक रह सकता है। वो काम करना, बाहर निकलना, नियर विजन, उसका ब्लड विजन होगा, गिर जाएगा वो, क्योंकि उसको बाहर निकलना होता है, जाना रहेगा, बाहर निकलना होगा बड़ों को, उसको उसमें प्रॉब्लम होता है, विजन में ब्लड विजन होने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से एट्रोपिन जो है प्रो में, एडल्ट में यूज नहीं करते। और दूसरा कारण है, एडल्ट में जो है साइक्लोप्लेजिया की उतनी ज़रूरत नहीं होती, एकोमोडेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक एकोमोडेशन होता है, वीक स्ट्रॉन्ग, ये सिलियरी मसल्स की वजह से जो है, एकोमोडेशन होने की वजह से, जो ट्रोपिकामाइड जो यूज़ करते हैं उसका साइक्लोप्लेजिक एक्शन कम होता है, जिसकी वजह से जो है उसका एक्शन भी शॉर्ट होता है, आवर में होता है, तो वो फिर इजीली उसका विजन जो है, रिटर्न विजन जो है, उसका एकोमोडेशन जो है रिटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से डेली लाइफ में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो क्या होगा, एट्रोपिन को जो है यूज करते हैं किसमें, बच्चों में, और ट्रोपिकामाइड जो है जब एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन या रिफ्रैक्शन का एग्जामिनेशन करते हैं, वो एडल्ट में यूज करते हैं। तो ये आई का एग्जामिनेशन के लिए यूज हो गया, ठीक है। एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगा, जैसे सलाइवेशन हो गया, तो सलाइवेशन एक्स भी क्या होगा, M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर होगा,
तो क्या करेगा, डिक्रीज होगा। क्लिनोमिमेटिक इंक्रीज करा रहा था, ये डिक्रीज कराएगा, क्या करेगा, डिक्रीज सलाइवेशन, डिक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन, ब्रोंकियल ग्लैंड है तो ब्रोंकियल ग्लैंड से ब्रोंकियल सेक्रेशन को डिक्रीज करेगा। ये सब का यूज कहाँ होगा क्लिनिकली, सलाइवेशन या ब्रोंकियल सेक्रेशन का यूज कहाँ करते हैं, जब एनेस्थेसिया, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनेस्थेसिया में ये क्योंकि सेक्रेशन को कम करना होता है, नहीं तो एस्पायरेशन होने के, लंग में जाने का, एस्पायरेट होने का चांसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, एक्सपायरेट कर जाएगा। उसको सलाइवेशन को, सेक्रेशन को कम करना होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री, मतलब पहले एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया से पहले जो है ये दिया जाता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। इसमें एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। और लास्ट में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे ब्लैडर पे। ब्लैडर, ब्लैडर में क्या, ड्यूटरेशर मसल्स है ना, नाम सुने हैं, ड्यूटरेशर मसल्स, स्मूथ मसल्स है ब्लैडर का, ड्यूटरेशर मसल। कौन सा रिसेप्टर, M3, ठीक है, M3 होगा ड्यूटरेशर मसल्स पे। ये क्या कराएगा, रिलैक्स कराएगा, क्योंकि क्लिनोमिमेटिक इफेक्ट क्या है, कंट्रैक्शन कराता है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, रिलैक्स कराएगा, रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा मसल्स का। तो यूरिन जो है रिटेन करेगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन कब जरूरत है, ओवर एक्टिव ब्लडर, एक क्लिनिकल कंडीशन है जब ओवर एक्टिव मतलब तुरंत तुरंत पेशाब होने लगता है, ब्लडर ओवर एक्टिव, नाम ही एक्टिव ज़्यादा हो जाता है ब्लडर, जिसकी वजह से बार बार उसको वॉशरूम जाना, यूरिनेशन होने लगता है, तो उसको ब्लडर को रिलैक्स कर देगा, ब्लडर के स्मूथ मसल को, डिट्रेशन मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से यूरिन रिटेन होगा। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन क्या है, ओवर एक्टिव ब्लडर, ओवर एक्टिव ड्यूटरेशर मसल्स हो गया, ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लडर। तो ये इस तरीका से हम लोगों ने पढ़ेंगे, तो एक लॉजिकल, एक कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो मेमोराइज करने में हमें इजी होगा, और उसको रिकॉल करना है, अगर जब उसको हम याद भी दोबारा फिर उसको रिकॉल करेंगे तो हमें इजीली रिकॉल हो जाएगा, अगर हमारे कंसेप्ट के साथ पढ़ा हुआ है, आप कंसेप्ट के साथ पढ़े हुए हैं तो इजीली रिकॉल हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारा चीज़ देख लिया, एक निमोनिक्स भी देखे, अभी भी निमोनिक्स जो शुरू से ही हम लोगों ने बस इसी पर जो है कोलिनोमिमेटिक का इफेक्ट भी पढ़ा, और उसको यहाँ ला करके फिर एंटीकोलिनर्जिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी इसी निमोनिक्स पे जो है, इसी ऑर्गन पे, और उसका क्या रिसेप्टर है वो भी पढ़ लिया, उसका इफेक्ट क्या रहा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो भी देख लिया, और फिर उसका कहाँ पे क्लिनिकल यूज़, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से हम लोगों ने क्लिनिकल यूज़ भी जान लिया, एक ही बार में, एक ही चीज़ में हम लोगों ने सारा चीज़ पढ़ लिया। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा लगा होगा, और कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सीखने को मिला। शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और क्या कमेंट करिए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। उम्मीद है कि फिर इस कि आप लोग इस ज़रूर इस फिर आगे आगे वाले आगे क्लास में हम लोग फिर से प्रेजेंट होंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।